देखिए, कक्षा 12 चैप्टर 2 पे हम लोग हैं रसायन विज्ञान। चैप्टर 2 में है विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन, जैसे इसको दो पार्ट में तोड़ के हम लोग डिफाइन कर देंगे कि विद्युत रसायन होता क्या है। ठीक, विद्युत रसायन होता क्या है। तो विद्युत का मतलब यहां हम लोग लिख सकते हैं विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। सिर्फ और सिर्फ मैं तोड़ के बता रहा हूं विद्युत रसायन का परिभाषा, इसके माध्यम से हम लोग देंगे। शार्ट में इसको पहले समझा लो, फिर लिख देता हूं। जैसे विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा है, तो यहां मैं तथा जोड़ दे रहा हूं, तथा। ठीक, और दोनों के बीच में यहां संबंध लिख दे रहा हूं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, परिभाषा इसे कैसे देंगे कि विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा का संबंध जिसके अंतर्गत करते हैं उसे बोलते हैं विद्युत रसायन। एकदम शॉर्ट में देखिए, विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा का संबंध जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे बोलते हैं विद्युत रसायन। ठीक, अब इसका हम लोग परिभाषा लिख लेंगे कि विद्युत रसायन कहते किसे हैं। लिखेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। विद्युत रसायन दो तरह का होता है, इसको दो वर्गों में बांटा गया है। दो तरह के विद्युत रसायन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग इस अध्याय में। तो लिखेंगे यह दो वर्गों में या इसका अध्ययन दो प्रकार से किया जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका अध्ययन दो प्रकार से करते हैं। पहला है विद्युत रासायनिक शेल, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिकल सेल, और दूसरा है विद्युत
अपघटने सेल, इसकी इंग्लिश होती है इलेक्ट्रोलाइटिक शेल। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक शेल क्या होता है। ठीक, इसके बारे में जानेंगे कि विद्युत रासायनिक शेल क्या होता है। उसके बाद इसको डिफाइन करके और हम लोग जो है इसमें क्या क्या चीज होता है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि विद्युत रासायनिक शेल यानी इलेक्ट्रो केमिकल सेल। विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक ना, विद्युत रासायनिक सेल उसे कहेंगे जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो इसका परिभाषा लिखेंगे, ऐसा सेल जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं उसे विद्युत रासायनिक शेल कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल डेनियल सेल, एग्जाम्पल है इसका डेनियल सेल, डेनियल सेल वोल्टीय सेल और गैल्वेनिक सेल। तो डेनियल सेल, वोल्टीय सेल और गैल्वेनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम होता है। ठीक, तो हम लोग पढ़ेंगे अब डेनियल सेल और इसका कार्यविधि। आगे देखेंगे कि डेनियल सेल और इसका कार्यविधि क्या होता है। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग रेडॉक्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। उसके बाद डेनियल सेल को समझेंगे। रेडॉक्स की हिंदी होती है अपचय उपचय। इसको दो भागों में ऐसे तोड़ देंगे, रेड को अलग लिखते हैं, ऑक्स को अलग लिख देते हैं। ठीक, रेड का मतलब
रेड का मतलब कि ये रिडक्शन, रेड का फुल फॉर्म हम लोग लिख दिए रिडक्शन, और ऑक्स यानी ऑक्सीडेशन। रिडक्शन की हिंदी होती है अपचयन, ऑक्सीडेशन की हिंदी होती है ऑक्सीकरण, या इसको उपचयन भी बोलते हैं, उपचयन। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है या उपचयन। इसमें ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। एक और चीज है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है उसमें ऑक्सीकरण होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना अपचयन किसी तत्व में, और इलेक्ट्रॉन का त्याग होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण या उपचयन। ठीक, ऑक्सीकरण और हम लोग अपचयन इसलिए पढ़ रहे हैं कि डेनियल सेल का जब कार्य विधि हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें इन दोनों का काम आएगा। तो ऑक्सीकरण होता क्या है इसके बारे में जानेंगे, और अपचयन क्या होता है उसके बाद उसको समझेंगे। ठीक, तो आपको बस ये ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना। इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है तो ऑक्सीकरण, ग्रहण हो रहा है इलेक्ट्रॉन तो अपचयन या रिडक्शन। ठीक, उसके बाद हम लोग चलेंगे डेनियल सेल पे। डेनियल सेल, डेनियल सेल तथा इसका कार्य विधि, कार्य विधि। डेनियल सेल तथा इसका कार्य विधि, तो इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग दो बीकर लेंगे, और दोनों बीकर में एक में रख लेंगे जिंक सल्फेट ZnSO4 और एक में कॉपर सल्फेट CuSO4। उसके बाद जैसे ही ये जिंक सल्फेट का विलयन है, इसमें जिंक सल्फेट का विलयन है और इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है, दोनों बीकर में अलग अलग विलयन है। तो जिस बीकर में जिसका विलयन है उसी का हम लोग एक छड़ यानी कि जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके, और हम लोग वैसे ही छड़ डालेंगे इस विलयन में जिसका यह विलयन है, जिंक सल्फेट का विलयन है, तो जिंक का हम लोग क्या करेंगे, छड़ इसमें डालेंगे। इस छड़ को हम लोग इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, इस छड़ को इलेक्ट्रोड। और जो जिंक की छड़ है इसको एनोड, और यहाँ इस छड़ को हम लोग बोलेंगे कैथोड। ऐसा क्यों होता है समझिए, बाएं और दाएं समझिएगा। ऐसे मान लीजिए एक शॉर्ट ट्रिक समझाते हैं, ALON यहाँ लिख दिया और यहाँ लिख दिया
CPRR। ठीक, ए का मतलब है, इसको थोड़ा जगह लेके बताते हैं। ए का मतलब, एल का मतलब, ओ का मतलब, एन का मतलब समझेंगे। ए का मतलब हो गया एनोड, एल यानी लेफ्ट, ओ यानी ऑक्सीडेशन, और एन यानी निगेटिव। यानी कि जो लेफ्ट साइड, बाएं साइड छड़ होगी उस पर एनोड होगा, एनोड की छड़ होगी, उस छड़ को हम लोग बोलेंगे एनोड, और इसमें ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण होगा, और ये निगेटिव होगा। ठीक ना। लेकिन दाएं साइड वाले के लिए शॉर्ट एक टिक बताते हैं, CPRR याद रखिएगा। सी यानी कैथोड, पी यानी पॉजिटिव, आर यानी हो जाएगा रिडक्शन, और इस आर यानी राइट। राइट यानी दाया। दाएं साइड वाली छड़ या विकर को हम लोग बोलते हैं कैथोड। ठीक है, इस छड़, दाएं साइड जो छड़ लगी है इसका नाम है कैथोड, और ये प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा, और इसमें क्या होगा, अपचयन होगा, रिडक्शन यानी अपचयन, राइट यानी दाएं साइड होगा। तो दाएं साइड में देखिए कैथोड लिखे हैं, कैथोड राइट साइड के लिए, और लेफ्ट साइड के लिए एनोड, और बोल रहा है निगेटिव, तो एनोड क्या होगा यहाँ, निगेटिव, और कैथोड को बोल रहा है क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें ऑक्सीकरण होता है कैसे, ठीक ना, और इसमें अपचयन कैसे होता है। तो अभी हमने बताया इसमें क्या क्या उपकरण होते हैं, उसको पहले देख लेते हैं। उपकरण में यहां से एक आपका विद्युत तार लगा देते हैं और वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं, वोल्ट मीटर। इन दोनों एनोड और कैथोड की छड़ों को एक विद्युत तार से जोड़ देते हैं, और इस विलयन में हम लोग एक लवण सेतु लगा लेते हैं। लवण सेतु यानी यह यू आकार का होता है, लवण सेतु यू के आकार का होगा, इसका नाम है लवण सेतु। और एक चीज याद रखिएगा, ये प्रोजेक्ट फाइल के लिए भी मांग होगी आप लोगों को, तो ये बनाना अच्छा आसानी से सीख लीजिएगा, और इसके बारे में जो जो मैं बता रहा हूं किसका क्या काम है, लेफ्ट साइड क्या होता है, राइट साइड क्या होता है, ठीक ना, इन सब के बारे में जानिएगा। लवण सेतु का क्या काम है, ठीक ना। लवण सेतु का काम इसमें यह होता है कि जो भी अभिक्रिया है, शेल अभिक्रिया, इसको पूरा करने में सहायता करता है, इसको पूरा करने का काम करता है लवण सेतु। लवण सेतु इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें लवण होता है, KCl मान लीजिए, कोई भी लवण इसमें रख सकते हैं, और यह यू के आकार का होता है। ठीक, इसका काम क्या है, अभिक्रिया को, शेल अभिक्रिया को पूरा करने का काम इसका है। ठीक, दूसरी बात समझिए कि जैसे ही इस एनोड की छड़ को डालेंगे, यानी कि इस इलेक्ट्रोड को डालेंगे किसमें, जिंक सल्फेट के विलयन में, तो इसके जितने इलेक्ट्रॉन हो, ये छड़ जो है गलना चालू हो जाए। गलने का मतलब इलेक्ट्रॉनों का इसमें त्याग होने लगेगा। इलेक्ट्रॉनों का त्याग होना यानी कि यह छड़ क्या हो जाएगी, गलने लगेगी, ठीक ना। और ये इलेक्ट्रॉन जो है गति करते हुए इसमें प्रवेश करेंगे, तो ये छड़ क्या हो जाएगी, मोटी होने लगेगी, इसकी परत मोटी होने लगेगी। ठीक, तो अभी मैं बताया कि इलेक्ट्रॉनों का त्याग, इसमें से देखिए छड़ गलने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है।
इलेक्ट्रॉन का त्याग यानी ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन, अभी मैं बताया भी था इसके बारे में। और यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना अपचयन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है इसमें, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है, तो ये होता है अपचयन। अगर क्वेश्चन हो गया आपके सामने कि कौन सी क्षण में, डेनियल सेल के कौन सी क्षण में अपचयन होता है, तो आप सीधा सीधा बताएंगे कि कैथोड की जो क्षण होती है या इलेक्ट्रोड जो होता है उसमें अपचयन होता है। क्यों होता है, तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होता है। प्रैक्टिकली अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कैसे समझेंगे, तो आप सब कह दीजिएगा कि इस पे जो ये मोटी होने लगती है, इसकी परत मोटी होने लगती है कैथोड की छड़, ठीक ना, कि परत मोटी होने लगती है, यानी इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है, ठीक। और ये पतली होने लगती है, ठीक ना, गलने लगती है, गलने का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि शेल अभिक्रिया कैसे लिखते हैं हम लोग बना करके। इसका सेल अभिक्रिया बनाएंगे ऑक्सीकरण के लिए Zn-SO4 का और अपचयन के लिए। इसमें जो है जिंक, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। तो जिंक आपको पता ही है कि इस पे 2+ होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका क्या होगा, निकलेगा, तो Zn पे 2+ हो जाएगा। और इसमें जो है ग्रहण होंगे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है कॉपर, ठीक ना, तो इस पे 2+ होंगे इधर, ठीक। यानी कि इधर इलेक्ट्रॉन को मैं प्लस किया हूं, तो इसका मतलब ये कि ये ग्रहण किया है, और इधर लिख दिया तो ये क्या कर रहा है, त्याग रहा है, ठीक ना। दूसरी बात समझिए, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2, दोनों समीकरण को जोड़ते हैं। दोनों को जब जोड़ेंगे समीकरण 1 व 2 को, जोड़ने पर एक चीज में और याद रखिएगा कि इसमें क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है बाएं से दाएं, यानी कि ये लेफ्ट है, अभी अभी मैं बताया भी हूं कि एनोड जिधर है उधर क्या है, लेफ्ट साइड है, कैथोड की तरफ राइट साइड है। तो इलेक्ट्रॉन बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं, बाएं से दाएं। तो इसमें पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा किधर बहेगी, विद्युत धारा का प्रवाह किधर होगा, तो ठीक इसके विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन की दिशा जिधर होती है उसके विपरीत विद्युत धारा बहता है, ठीक ना। तो विद्युत धारा दाएं से बाएं, दाएं से बाएं की तरफ बहेगी, ठीक ना। जब भी इलेक्ट्रॉन की गति बाएं से दाएं होगा तो इसका विपरीत होगा इलेक्ट्रॉन की दिशा। क्वेश्चन होगा, वाइवा में पूछ देते हैं कभी कभी एग्जामिनर कि अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा एनोड से कैथोड की तरफ है तो विद्युत धारा की दिशा किधर होगी, तो आपको बताना होगा कैथोड से एनोड की तरफ। ऐसे नहीं पूछेगा तो ऐसे भी कह सकता है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा बाएं से दाएं की तरफ है तो विद्युत धारा की दिशा किधर होगी, तो आप बताएंगे दाएं से बाएं, हमेशा विपरीत इलेक्ट्रॉन की दिशा की, ठीक। अब इधर देखते हैं, दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। जब दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो पहले समीकरण लिख लेते हैं Zn, और यहाँ 2e माइनस Zn पे प्लस Zn पे 2+, और इसको लिखते हैं समीकरण 2 को Cu पे 2+, और यहाँ है Cu पे 2+ और प्लस 2e, यानी यहाँ है Cu। दोनों को जोड़ेंगे जब तो ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। बचेगा आपका, उस समीकरण को मैं यहाँ लिख दे रहा हूं
ये सेल अभिक्रिया प्राप्त होगी Zn प्लस Cu/2 प्लस Zn प्लस Cu/2 प्लस, उसके बाद इधर बचेगा Zn/2 प्लस प्लस Cu। इसमें एक चीज याद रखिएगा कि जिसपे अगर आवेश होता है, ठीक ना, वो एक्वस में होता है। एक्वस का मतलब जलीय, जलीय होता है। ये भी आपका क्या है, एक्यू है, मतलब एक्वस। और ये सॉलिड होता है, जिसपे कोई आवेश नहीं वो सॉलिड होता है, ठीक ना, ठोस होता है। तो ये जो अभिक्रिया प्राप्त हुई ये सेल अभिक्रिया है। ठीक, इसके बाद इनसे संबंधित एक और फार्मूला है, इसको भी याद रखिएगा। ई सेल बराबर, ये अधिकतम पूछा है। ई सेल जो है विभव सेल इसको बोलते हैं। विभव सेल ज्ञात करने के लिए अक्सर पूछता है। तो आपको मान दिया रहेगा कि ई कैथोड का मान दिया रहेगा, ई कैथोड और माइनस ई एनोड। इसमें जो ई कैथोड है, कैथोड का मान एनोड से बड़ा होता है। जैसे मान लो मैं पूछ दिया 0.74 और 0.34 में कौन एनोड का मान होगा और कौन कैथोड का। तो जो बड़ा है वो कैथोड का होगा, जो छोटा है एनोड का मान होगा। बस कुछ नहीं इसमें करना हो, इसको इसमें रख देंगे, रखकर सॉल्व कर देंगे, ई सेल यानी कि विभव सेल मालूम हो जाएगा, ठीक ना।